सो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। तो बच्चों, आज की क्लास में हम एक अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 16 अकॉर्डिंग टू डी के गोयल बुक। उस चैप्टर का नाम बेटा क्या है? डेप्रिसिएशन। तो आज हम डेप्रिसिएशन वाला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। तो डेप्रिसिएशन के बारे में डिस्कशन करेंगे कि डेप्रिसिएशन क्या होता है, किस तरह से डेप्रिसिएशन लगता है किसी एसेट पे, इसकी अकाउंटिंग कैसे करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों को इसमें सीखेंगे। तो आप को मैं बता दूं, ये चैप्टर बहुत ही क्या है, बहुत ही आसान चैप्टर है। तो वेरी इजी चैप्टर आप कह सकते हो कि सबसे इजी चैप्टर है और सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी चैप्टर ऑफ योर सिलेबस। तो एक एक बातों को बहुत अच्छे से समझेंगे, बस आपको पेशेंस बना के रखना है और एक एक बातों को मेरी ध्यान से सुनना है। हर एक वर्ड इसमें इंपॉर्टेंट है। जो कुछ भी मैं बोलूँगा तो सिर्फ आपको ध्यान से सुननी है मेरी बातों को और इसका नोट्स बना लेना है। तो डेप्रिसिएशन में आप सभी को कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। तो एक एक बातों को सीखना स्टार्ट करते हैं। बेटा, डेप्रिसिएशन होता क्या है? तो डेप्रिसिएशन मीन्स फॉल इन द वैल्यू ऑफ टेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट्स का मतलब ऐसे एसेट जिसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, जैसे आपकी मशीनरी होगी बेटा, प्लांट होगी, बिल्डिंग होगी। तो ये सारी की सारी टेंजिबल एसेट्स होती हैं। अभी तक आप इन सब चीज़ों को वैसे जान चुके होंगे। टेंजिबल एसेट क्या होती है, इंटेंजिबल एसेट्स क्या होती है। तो टेंजिबल एसेट्स की वैल्यू में जो गिरावट आती है, फॉल इन द वैल्यू ऑफ टेंजिबल एसेट, उसको क्या बोला जाता है बच्चे? डेप्रिसिएशन बोला जाता है। और वो गिरावट किस वजह से आती है? एसेट में गिरावट किसकी वजह से आती है? ठीक है। तो पहला पॉइंट है हमारा यूज ऑफ एसेट। यूज ऑफ एसेट। मान लीजिए आज आप ना कोई मोबाइल फ़ोन लेके आते हैं, क्योंकि आप मोबाइल फ़ोन बेटा यूज करते हैं तो जल्दी से उस पर कनेक्ट कर पाएंगे। अगर आज आप कोई मोबाइल फ़ोन लेके आ रहे हैं और आपने क्या किया, उस मोबाइल फ़ोन को ना 2 ईयर तक यूज किया। यूज करने के बाद आप मान लीजिए आज इसको 10,000 रुपये का लेके आए हो। 2 साल बाद क्या आप इसको 10,000 का बेच पाओगे? क्या इसकी वैल्यू 10,000 की रहेगी? तो कुछ अस्सी बात है बच्चे, आपका आंसर होगा कि सर नहीं, 2 साल बाद इसकी वैल्यू 10,000 नहीं रहेगी। इसकी वैल्यू में क्या आ जाएगी? गिरावट आ जाएगी। क्यों आ जाएगी गिरावट? क्योंकि हमने क्या किया, इस फोन को यूज किया है। तो इसकी वजह से क्या आ जाएगी, इसमें गिरावट आ जाएगी। तो उस गिरावट के बाद अब आप क्या करोगे, इसको लेस देन 10,000 का ही बेच पाओगे। सपोज आप इसको 5,000 का बेच पाते हो, मार्केट में जो इसकी वैल्यू है वो 5,000 की रह जाती है। तो जब आप चीज़ों को यूज करते हो तो उनकी वैल्यू में क्या आती है? गिरावट आती है। तो उनको क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन बोलते हैं। अगला, इफ्लक्स ऑफ टाइम। तो इफ्लक्स ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है कि टाइम का बीतना। इफ्लक्स ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है? बीतना। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो आज आप क्या करके लाए हो। आज मान लीजिए आपने क्या खरीद लिया, एक वॉशिंग मशीन खरीद ली और उस वॉशिंग मशीन को आपने यूज ही नहीं किया। आज आप मान लीजिए एक वॉशिंग मशीन लेके आए जिसकी वैल्यू कितनी है बच्चे? 20,000 की है। 20,000 की वैल्यू है। आज आपने उसको मार्केट से खरीदा और उसको आपने ना यूज ही नहीं किया और डब्बे में पैक करके रखा हुआ है, उस कंटेनर को खोला ही नहीं है आपने। और उसके बाद जब आप देखते हो 1 साल बाद, तो क्या सेम वैल्यू रहती है क्या उसकी? आपका आंसर होगा नहीं सर, सेम वैल्यू तो नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि टाइम बीत गया। फ्लैक्स का मतलब क्या होता है? बीतना। क्योंकि टाइम बीत गया। जब आपने खरीदा था जब वैल्यू उसकी 20 की थी, लेकिन आज आप उसको 20 का मार्केट में नहीं बेच पाओगे, क्योंकि वो क्या होगी बेटा, आपकी मशीनरी, मतलब अब उसमें कई सारी चीज़ें हो जाती हैं कि चाहे आप यूज करें या ना करें, लेकिन आपने खरीदी हुई है तो उसकी वैल्यू में कमी आना तय है। वो वैल्यू में कमी आएगी। ठीक है। तो सेम वैल्यू का आप नहीं बेच पाओगे। तो इसका मतलब होता है टाइम का बीतना, इफ्लैक्स ऑफ टाइम। फिर उसके बाद अगला वर्ड है जिसकी वजह से डेप्रिसिएशन आता है, वो है ऑब्सोलीसेंस। इसको वर्ड को मैं दोबारा प्रोनाउंसिएट कर देता हूं, ऑब्सोलीसेंस।
ऑब्सोलिसेंस का मतलब क्या हो गया, मैं समझाता हूँ आपको। सपोज आज आप ना कोई मोबाइल फ़ोन खरीद के लेके आए हो, और इस मोबाइल फ़ोन को मान लीजिए आप 50,000 रुपये का खरीद के लाए हो, और ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है अभी तक मार्केट में। आज आप खरीद के लाए हो, सपोज 10 दिन के बाद दूसरी कंपनी आती है और उसने क्या किया, 20,000 रुपये का एक फ़ोन लॉन्च कर दिया, और उस फ़ोन में इससे ज़्यादा फीचर हैं, मतलब इससे ज़्यादा अपडेटेड टेक्नोलॉजी है, इससे ज़्यादा जो आप खरीद के लाए हो उससे ज़्यादा अपडेटेड टेक्नोलॉजी है। तो अब आपका फ़ोन क्या आप बेच पाओगे उसको 50,000 का? आंसर है कि नहीं बेच पाएंगे। क्यों नहीं बेच पाएंगे? क्योंकि ये हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो आउटडेटेड हो गई। ये हमारी टेक्नोलॉजी क्या होगी, आउटडेटेड हो गई। किस वजह से? क्योंकि मार्केट में नई टेक्नोलॉजी आ गई। इस चीज़ को क्या बोला जाता है, ऑब्सोलेसेंस। तो मैं एक बार दोबारा समराइज कर देता हूँ विद इन अ सेकेंड। देखिए, द डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, तो फॉल्स इन अ वैल्यू ऑफ टेंजिबल एसेट्स। किसकी वजह से? यूज ऑफ एसेट की वजह से, इफ्लेक्स ऑफ टाइम की वजह से, ऑब्सोलिसेंस की वजह से। ठीक है, अब इसी के साथ दो और वर्ड को सीखेंगे हम, क्योंकि एसेट तो कई तरीके की होती हैं, आप सभी जानते हो। तो उसमें जो उनकी वैल्यू में गिरावट आती है तो उसको अलग अलग वर्ड से जानते हैं। एक है अमोर्टाइजेशन और दूसरा है डेप्लेशन। तो अमोर्टाइजेशन वर्ड किसके लिए यूज होता है बेटा? फॉल इन अ वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल का मतलब जिसको हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, वो हमारी इंटेंजिबल एसेट्स होती है। जैसे हम सब ने पढ़ भी रखा है बेटा, गुडविल है, पेटेंट है, कॉपीराइट्स हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं उनकी वैल्यू में भी क्या होती है, गिरावट होती है, और इसकी वजह से उनको क्या बोला जाता है। तो वहाँ पे आपको डेप्रिसिएशन वर्ड यूज नहीं करना, वहाँ पे आपको यूज क्या करना है, अमोर्टाइजेशन वर्ड आपको क्या यूज करना है, अमोर्टाइजेशन। एक तीसरा वर्ड है हमारा डिप्लेशन। तो डिप्लेशन किसकी वैल्यू में कमी आने में बोला जाता है, तो फॉल इन अ वैल्यू ऑफ द बेस्टिंग एसेट। बेस्टिंग एसेट का मतलब जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं, जो बेस्ट हो जाते हैं, आप यूज नहीं करोगे तो वो खराब हो जाएंगे। ठीक है, यूज करोगे तब भी उनकी वैल्यू में गिरावट तो आनी है, नहीं यूज करोगे तब भी वो खराब हो जाएंगे। जैसे आयरन ओर है या फिर कोल्स माइन है, ठीक है, तो इन सब चीज़ों को अगर नहीं भी यूज कर रहे हो तो ये क्या हो जाएंगे, आपके खराब हो जाएंगे। तो इनकी वैल्यू में जो कमी आती है वहाँ पे वर्ड क्या यूज होता है बेटा, डिप्लेशन। ठीक है, डिप्लेशन। उसके बाद अगला जो हमारा इसमें टॉपिक है वो है फैक्टर अफेक्टिंग डेप्रिसिएशन। फैक्टर अफेक्टिंग डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन को कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं? सबसे पहला जो पॉइंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट, दैट इज अ कॉस्ट। कॉस्ट में क्या क्या बेटा, परचेज प्राइस। मतलब मान लीजिए आप कहीं पे गए और आपने क्या किया, कोई मशीनरी खरीदी। सपोज फॉर एग्जांपल के लिए मान लेते हैं आपने ना 5 लाख की क्या करी, एक मशीनरी खरीदी। आपने पूछा कि भाई साहब ये मशीनरी कितने की है, तो जो सेलर है वो बोलेगा भाई 5 लाख रुपए की है। तो 5 लाख रुपए की आप क्या करते हो, मशीनरी खरीद लेते हो। उसके बाद फिर अब इतने में ही नहीं, फिर वो बोलेगा इसमें टैक्सेस भी लगेंगे। मान लीजिए तो बोलोगे चलो ठीक है कोई बात नहीं, कितना टैक्स लगेगा? उसने बोला कि भाई 1 लाख रुपए का टैक्स लगेगा। फिर बोला ठीक है, फिर बोला अब यहाँ से इसको ले जाने के भी चार्जेस होंगे भाई। आप ऐसा तो है नहीं कि मशीन तो बहुत बड़ी चीज़ होती है, उसके लिए क्रेन बुलाओ, उसके बाद उसको लेके जाओ अपने कंपनी में, फिर उसको इंस्टॉल करवाओ। छोटी मोटी चीज़ तो नहीं है कि आप उसको अपने पॉकेट में रखोगे और लेके चले जाओगे। तो इंस्टॉलेशन चार्जेस भी लगते हैं उसमें। इंस्टॉलेशन का मतलब मशीनरी को सेटअप करने का जो चार्जेस होता है उसको क्या बोला जाता है, इंस्टॉलेशन चार्जेस। तो वो भी खर्चा लगता है। आप मान लो वो कितने का लग रहा है भाई, 50,000 का लग रहा है। ठीक है, उसके बाद अब इरेक्शन चार्जेज क्या होते हैं, इरेक्शन चार्जेस भी लगते हैं। इरेक्शन चार्जेस का मतलब आप जहां मशीनरी लगवाना चाहते हो वहां पे पहले से ही बहुत सारा मटेरियल पड़ा हुआ है आपकी कंपनी में, तो उसको हटवाना पड़ता है। तो जो इंस्टॉलेशन वाला पर्सन है वो क्या बोलता है आपको, जिस लेबर को लेके आते हो वो कहता है ये हटाना पड़ेगा जब भी मशीनरी लगेगी, इसके लिए क्रेन वगैरह मंगवानी पड़ेगी। तो वो सब चीज़ों को आप क्या करते हो, वहाँ से हटवाते हो, तो उसके भी चार्जेस आपको देने पड़ते हैं। हम मान लेते हैं आपने 20,000 का इरेक्शन चार्जेस दे दिया,
तो इस तरह से और सारे खर्चे हो सकते हैं, वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करेगा। जब आप प्रैक्टिकल करोगे इसका तो अपने आप ये चीज़ें आपको समझ आनी स्टार्ट हो जाएंगी, जो कुछ भी मैं बोल रहा हूँ। तो इन सभी को जोड़ के मतलब 5 लाख, 1 लाख, 50 एंड देन दिस वन 20,000, तो कितना हो गया बच्चे यहाँ पे 6 लाख, 650 एंड 670। तो ये आपकी मशीन की टोटल कॉस्ट होगी। आप इसको क्या मानोगे? टोटल कॉस्ट। अब एक वर्ड को ध्यान से सुनना, यहां तक ये वाला पार्ट मशीन का, ये परचेज प्राइस को छोड़ के, तो ये जो छोटे छोटे खर्चे हैं इनको हम क्या बोलते हैं? कैपिटलाइज कर देना। इनको क्या बोला जाता है? कैपिटलाइज्ड कर देना। इसका मतलब इसको हम सबको क्या मान लेते हैं? इतने पार्ट को क्या मानेंगे हम? कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, खर्चे तो छोटे हैं, आप जानते हैं छोटे खर्चे किस में आते हैं? आपके रिवेन्यू में आते हैं। लेकिन यहां पे क्या होंगे? इनको कैपिटलाइज कर देते हैं। कैपिटलाइज करने का मतलब क्या है? कि इनको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लेते हैं। ठीक है, तो ये अब इस पे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना है आपको। ये आपके 12th क्लास में आएगा, बहुत सारे वर्ड आएंगे ऐसे समझने के लिए। तो अभी सिर्फ ये बता देता हूँ कि इनको कैपिटलाइज करने का मतलब क्या है। इन सभी छोटे छोटे खर्चों को हम क्या मान लेते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लेते हैं। अब एक चीज आपको ध्यान रखना है, जब से जीएसटी आया हुआ है तब से इस टैक्स को क्या कर लेते हो आप? एडजस्ट कर लेते हो। ठीक है, आपने देखा है ना, जर्नल एंट्री करने के बाद फिर क्या किया जाता है? टैक्स को एडजस्ट किया जाता है, जीएसटी को माइनस कर लिया जाता है, ये हमें वापस मिल जाता है। ठीक है, तो जब से जीएसटी आया हुआ है तब से आप क्या करोगे? तब से अब हम क्या करते हैं? जो हमारी एसेट है उसकी वैल्यू में जीएसटी को नहीं जोड़ते हैं। तो ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा था, तो इसको कट कर लेना यहाँ पे ऐसे ब्लॉक बना के, बिकॉज कि आपने जब क्वेश्चंस कर रहे हो तो आप मिस्टेक ना करें। तो टैक्सेस को क्या कर लेते हैं हम? इस पे टैक्स की वैल्यू को ऐड नहीं करते मशीनरी में, क्योंकि ये लेटर ऑन हमें क्या करना है? सेट ऑफ कर लेना है। ठीक है, तो आई थिंक आपको कॉस्ट का समझ आया होगा। दोबारा देख लीजिए, परचेज प्राइस, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस, इरेक्शन चार्जेस और जो कुछ भी चार्जेस होंगे वो सब कुछ मिला मुला के कितने आएंगे? ये सब कुछ आएंगे। तो अभी इसकी जो कॉस्ट होती है वो बेटा 570 ही ली जाएगी आफ्टर जीएसटी। पहले ये लगता था टैक्सेस वगैरह जब जीएसटी नहीं आया हुआ था। तो आई थिंक ये जरूर समझ आया होगा। अब एक अगला जो फैक्टर अफेक्टिंग है वो देखेंगे, एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू। एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू या फिर इसी को स्क्रैप वैल्यू बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इस वर्ड का मतलब क्या है? रेसिडुअल का मतलब होता है बेटा स्क्रैप। जैसे आज आपने ना मशीन कोई खरीदी है, मान लो 10 लाख की कोई मशीन खरीद ली, और आपसे कोई पूछ रहा है कि जब आप इसको बेचोगे यूज करने के बाद, मान लो आपने ना उसको कई साल यूज किया, मशीन को यूज करते गए, फिर आप क्या कर लेते हो? एस्टिमेट का मतलब क्या होता है? अनुमान लगाना। मतलब अनुमान लगा लेते हो कि जब हम इसको लास्ट में बेचेंगे ना तो कितने की बिकेगी। इसका जो स्क्रैप होगा, भंगार होगा, वो कितने का बिकेगा? मान लो 1 लाख रुपए का बिकेगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू। तो इसका अनुमान लगाना ही क्या होता है? एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू का अनुमान लगाना। तो ये भी क्या करता है? आपकी मशीनरी की वैल्यू को अफेक्ट करता है। तो आई थिंक ये बात आपको जरूर समझ आ गई होगी। अब अगला देखेंगे बेटा हम, एक छोटा सा ऐसे फाइन स्टार लगा के लिख लेना कि डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या होता है, कि उसमें से कॉस्ट में से हम क्या मान लेते हैं, क्या माइनस कर देते हैं? एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू जो हमारी एस्टिमेटेड है। ये आप जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो सीखेंगे। अभी की बस वैसे बता दे रहा हूँ क्योंकि पॉइंट्स आया हुआ है। उसके बाद अगला पॉइंट है एस्टिमेटेड यूजफुल और इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एसेट। इसका मतलब क्या है कि जो आप एसेट खरीद के लाए हो ना आज, वो कितने साल तक चलेगी? वो कितने साल तक चलेगी? आप मान लो उसको क्या मान लेते हो कि 6 साल तक चलेगी, तो उसकी क्या होगी? एस्टिमेटेड लाइफ होगी। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आप कोई फ़ोन लाते हो तो चलो भाई 2 साल तो चलेगा। तो ये 2 साल जो चलेगा इसी को क्या बोलते हैं? एस्टिमेटेड और इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एसेट। कि भाई इतना दिन तो चलेगा ही चलेगा, इतने दिन में इसको कोई समस्या आने वाली नहीं है। तो ये बात हम कर रहे थे बेटा फैक्टर अफेक्टिंग की। अब एक छोटा सा टॉपिक और करेंगे, उसके बाद ये थ्योरेटिकल पोर्शन आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। फिर प्रैक्टिकल पोर्शन की तरफ बढ़ेंगे, और जो कि नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। तो आज जो अगला हमारा टॉपिक है इसमें मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ डेप्रिसिएशन।
तो डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करने के हमारे पास दो मेथड अवेलेबल हैं। पहला मेथड है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नॉट मेंटेन। अभी ये समझाऊंगा मैं, आपको समझ आ जाएगा। अभी देख लो बस आप। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नॉट मेंटेन एक ऐसा तरीका है कि जिसमें हम क्या करते हैं, प्रोविजन को मेंटेन नहीं करते हैं। और दूसरा तरीका कैसा है हमारा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन, जिसमें हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो इसमें जब हम मेंटेन नहीं करते हैं तो क्या बनाया जाता है, ओनली एसेट अकाउंट प्रिपेयर्ड, सिर्फ एसेट अकाउंट को हम बनाते हैं। लेकिन जब हम डेप्रिसिएशन और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करते हैं तो हम क्या बनाते हैं, एसेट अकाउंट बनाते हैं और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाते हैं। ठीक है, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाते हैं। अब जब हम मेंटेन नहीं करते हैं तो जो एसेट होती है ना, उसको किस पे दिखाते हैं, रिटन डाउन वैल्यू मेथड पे या फिर बुक वैल्यू पे दिखाते हैं, या फिर किस पे दिखाते हैं, बुक वैल्यू पे दिखाते हैं। अब इन सब का मीनिंग मैं आपको क्लियर कर दूंगा एक एग्जांपल के थ्रू। अभी देखते चलिए बस। एसेट इज शोन एट द कॉस्ट, इस पे क्या दिखाया जाता है बेटा, जो आपकी कॉस्ट पे जिस पे आपने खरीदा था उसी वैल्यू पे दिखाया जाता है। ठीक है, तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए एक ये मशीनरी है और इस मशीनरी को आपने खरीद लिया और मान लो आपने 1 लाख रुपए पे खरीदा, आपने यूज किया, 1 साल यूज किया, तो भाई इस पे डेप्रिसिएशन हम मान लेते हैं, इस पे डेप्रिसिएशन कितना लग गया बेटा, 10,000 का लग गया। 10,000 का डेप्रिसिएशन लग गया, तो आपने क्या किया, इस डेप्रिसिएशन को इसमें से माइनस कर दिया। एक तो तरीका ये है, इस डेप्रिसिएशन को आपने माइनस कर दिया और अब आपने क्या बोला कि अब इसकी वैल्यू कितनी बच गई, 90,000 बच गई। तो इस वैल्यू को ही क्या बोला जाता है, बुक वैल्यू बोला जाता है। इसी वैल्यू को क्या बोला जाता है, रिटन डाउन वैल्यू मेथड बोला, रिटन डाउन वैल्यू बोला जाता है। तो मतलब अब आप क्या कर रहे हो कि जो आपकी एसेट है उसमें से डेप्रिसिएशन का अमाउंट माइनस करके दिखा रहे हो। तो इसी मेथड को क्या बोला जाता है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नॉट मेंटेन। इसमें आप क्या नहीं कर रहे हो, डेप्रिसिएशन अकाउंट को मेंटेन नहीं कर रहे हो। एक दूसरा तरीका क्या है कि आप क्या करते हो, एक मशीन परचेज करके लाते हो और उस मशीन की वैल्यू मान लो 1 लाख रुपए है। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, तो डेप्रिसिएशन तो लगेगा, टाइम के साथ साथ डेप्रिसिएशन लगता चला जाएगा, लेकिन आप क्या कर लेते हो, उस डेप्रिसिएशन के लिए अलग से अकाउंट बना लेते हो। डेप्रिसिएशन के लिए एक अलग से अकाउंट बना लेते हो और उस अकाउंट में हर साल जो डेप्रिसिएशन लगता है उसकी वैल्यू को आप लिखते चले जाते हो। जैसे 10,000 लग रहा है, इस साल लगा, फिर अगली साल 10,000 लगा, फिर अगली साल 10,000 लगा, तो इस तरह से। और इसकी वैल्यू में से आप कुछ भी माइनस नहीं करते हो अभी, जब तक कि आप इसको बेचोगे नहीं तब तक कुछ भी माइनस नहीं करोगे। इस वैल्यू को आप ऐसे के ऐसे दिखाते चले जाओगे हर साल। तो इसको बोलते हैं दूसरे वाला मेथड, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज मेंटेन। मतलब जो डेप्रिसिएशन है वो सारा का सारा हम अलग अकाउंट में दिखा देंगे और एसेट की वैल्यू को अलग अकाउंट में दिखा देंगे। इसमें हम माइनस नहीं करते हैं जब तक कि आपकी एसेट यूज में है, मींस जब तक आप इसको बेचते नहीं हो तब तक इसको हम माइनस नहीं करते हैं। तो इन दोनों में ये डिफरेंस है और आई थिंक आपको ये जरूर समझ आ गया होगा पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको कराया। और उसके बाद अब कल की क्लास में बेटा हम मेथड सीखेंगे कि डेप्रिसिएशन को निकालते कैसे हैं, उसकी अकाउंटिंग कैसे होती है, इन सब के बारे में सीखेंगे। और 1-2 पॉइंट बीच में आते रहेंगे तो थ्योरेटिकल वाला भी करते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।